जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिनी टेस्ट सीरीज के सीरीज का यह अगला पार्ट है और हम लोग आरपीएफ रूल 70-72 के लिए ये मिनी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आज का यह मिनी टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के मिनी टेस्ट सीरीज में हमने सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से संबंधित सवालों को ही रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मिनी टेस्ट सीरीज को। आप साथ में जवाब देते जाइएगा ताकि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाए, और अगर आपको तैयारी में किसी प्रकार की कमी लगती है तो उस तैयारी के लिए आप आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर बनाए गए मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट जो हमने डिजाइन कर रखा है उसे भी आप ले सकते हैं, ताकि अपने तैयारी में जो कुछ कमियां हैं उसको आप पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मिनी टेस्ट सीरीज के चौथे पार्ट को। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रूल्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल्स अंडर विच रीजन? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या ये रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी या नन ऑफ दी अबव? तो फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए और उसके बाद मैं आपको तुरंत बताऊंगा इसका उत्तर। चलिए, वेरी गुड, आपके उत्तर आ रहे हैं। उस उत्तरों में से देखिए, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रीजन ए के अंतर्गत अंडमान निकोबार क्षेत्र आता है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? जो प्रथम राजभाषा आयोग था, आयोग बना था, उसके चेयरमैन कौन थे? क्या वो श्री बाल गंगाधर खेर थे, या फिर श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, या श्री जयप्रकाश सिंह थे, या श्री कृष्ण सिंह थे? फटाफट आप जवाब देंगे। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीजी खर। आप लोग बीजी खर जानते होंगे, लेकिन आज हमने इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया, श्री बाल गंगाधर खेर। ये जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका बनता है। तीसरा सवाल है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति का पहला अध्यक्ष कौन थे? क्या वो श्री बाल गंगाधर खेर थे, या गोविंद बल्लभ पंत थे, या श्री ओम मेहता, या श्री ललित नारायण मिश्रा? तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की सवाल में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपको सवाल देखना है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी, इस चीजों को आपको रखना है जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गोविंद बल्लभ पंत। चौथा सवाल है, हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973? 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है। क्या वो श्री बाल गंगाधर खेर थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, श्री ओम मेहता थे, या श्री ललित नारायण मिश्रा थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आप कमेंट करिएगा। वेरी गुड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है श्री ललित नारायण मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा सवाल है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर? संविधान के अनुसार वैधानिक जो नियम है, विनियम है और आदेश, इसका अनुवाद कौन करता है या कर रहा है? तो क्या ये लॉ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, या ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। वेरी गुड, आपके आंसर आ रहे हैं और उनमें से बहुत सारे आंसर जो है वो सही आ रहे हैं। सही आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, लॉ मिनिस्ट्री, जो विधि मंत्रालय है हमारा, उसी के पास यह दायित्व दिया गया है कि वो भी रूल्स रेगुलेशन या नियम कोई भी बन रहा है उसका अनुवाद कर करके। छठा सवाल देखिए, इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ हिंदी असिस्टेंट वाज क्रिएटेड इन रेलवे बोर्ड इन कंप्लायंस ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के आदेश का अनुपालन जो है किस वर्ष में किया गया, और हिंदी सहायक का पद जो है वो सृजित किया गया रेलवे बोर्ड में? तो क्या ये 1951 है, 1952 है, या 1953 है, या 1954 है? चलिए तो देखते हैं क्या है इसका उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1952। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। सातवां सवाल है आपका, इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड? जो हिंदी संसद अनुभाग जो है रेलवे बोर्ड में किस वर्ष स्थापित किया गया? क्या 1958, 1959, 1960 या 1961 में किया गया? सही उत्तर कमेंट करेंगे आप। वेरी गुड, आपके उत्तर आए हैं और जो सही उत्तर है वो है 1960, 1960 में जो है यह काम किया गया। आपको कुछ ऑकवर्ड सवाल दिख रहे होंगे, तो हमेशा चीजों को आपको तैयार रखना है, क्योंकि आसान सवालों की सूची अब डीपीसी के पास खत्म होगी। तो इस प्रकार के जो है ऑकवर्ड सवाल आपको दिख सकते हैं आपके एग्जाम में। फटाफट चलेंगे हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
क्या ये प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, राजभाषा समिति या राजभाषा आयोग? सही उत्तर कमेंट करेंगे। चलिए, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नवा सवाल है, द सेंट्रल हिंदी समिति कमिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? केंद्रीय हिंदी समिति जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, नन ऑफ दी अबव? सही उत्तर है क्या दोस्तों? वेरी गुड, सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो है हमारी सेंट्रल हिंदी समिति काम करती है। When was the parliamentary committee on official language constituted? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब हुआ? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब हुआ? 1973, 1974, 1975 या 1976? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1975। 11वां सवाल देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20, 25, 30 या 31? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, और दोनों को मिल करके जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, 30। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि अगर लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके बनते हैं तो लोकसभा के कितने, राज्यसभा के कितने? तो हाउ मेनी लोकसभा मेंबर आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? 10, 15, 20 या 25? तो लोकसभा क्या है? लोकसभा निम्न सदन है और वहां पे संख्या ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर 30 में से जो है 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं। अब आपसे पूछा गया, हाउ मेनी राज्य सभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं? 30 में से 20 लोकसभा के हो गए, तो कितने बचे? 10, 15, 20 या 25? तो बचे इसमें 10। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाता है। 14वां सवाल है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब कमिटीज आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? वर्तमान में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितनी उप समितियां हैं? क्या 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर क्या है दोस्तों? कमेंट करिएगा। वेरी गुड, आपके कुछ के आंसर सही आए, कुछ के आंसर गलत आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 समितियां हैं, उप समितियां हैं वर्तमान में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में। 15th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है OLIC का जो विस्तार क्या होगा? क्या वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज इंसेप्शन कमिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी या ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी। 16वां सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी? जो डिविजनल लेवल पे ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसका कौन अध्यक्ष होते हैं? उसके कौन अध्यक्ष होते हैं? क्या वो डिविजनल हिंदी कमेटी, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ADRM या सीनियर DSC? क्या हो जाएगा इसका दोस्तों उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों DRM, ऑप्शन नंबर बी, डिविजनल रेलवे मैनेजर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 17 है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि का मतलब कि इसका जो है पीरियोडिसिटी कितना है? 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ? क्या है उत्तर? सही उत्तर कमेंट करेंगे इसके। वेरी गुड, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ। 3 मंथ पर जो है इनकी पीरियोडिसिटी है। What is the periodicity of the meeting of town official language implementation committee? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? कितने टाइम पीरियड में होता है? 2, 3, 4 या 6 महीने पे? तो इसका सही उत्तर क्या है? कमेंट करिएगा। वेरी गुड, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ। 6 मंथ पे जो है ऑफिशियल टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी का क्या होता है? मीटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग हिंदी सलाहकार समिति? हिंदी सलाहकार समिति की अवधि कितनी है? 1 ईयर, ट्वाइस ईयर, थ्राइस ईयर या 4th इन ईयर? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस इन ईयर। ट्वाइस इन ईयर, 2 साल में एक बार।
1 साल में 2। आते हैं हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्रीय कर्मचारी के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? 2, 3, 4, 5, 6। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 4 है। कौन कौन से? प्रवीण, प्रबोध, प्रज्ञा और पारंगत। शुरू करते हैं अगला सवाल जो 21 नंबर होगा। तो विच ऑफ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा या पारंगत। तो जो प्रारंभिक जो पाठ्यक्रम है वो है आपको प्रबोध, क्योंकि ऐसे ही याद रखिए, प्रारंभिक प्रबोध, फिर प्रवीण, फिर प्रज्ञा, फिर पारंगत। अगला है नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर हुम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। उस कर्मचारी की श्रेणी का नाम बताइए जिसके लिए हिंदी प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ए, बी, सी या डी। सही उत्तर कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्लास के कर्मचारियों के लिए जो है किसी प्रकार की हिंदी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। 23 नंबर सवाल है इन विच कोर्स अ कैटेगरी बी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड। जो किस वर्ग में बी श्रेणी के कर्मचारी को हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या वो प्रबोध है, प्रवीण है, प्रज्ञा है या पारंगत है? चलिए, तो बी श्रेणी वालों को जो है प्रज्ञा के अंतर्गत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि अब कैटेगरी सी का जो कर्मचारी है उसको हिंदी टीचिंग जो है किस स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है? तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या प्रबोध, प्रवीण या प्रज्ञा है। तो जो वर्ग सी कैटेगरी सी में आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रवीण में। अब आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका, प्रवीण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 25 है इन विच कोर्स अ कैटेगरी डी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड। डी श्रेणी के कर्मचारी को कौन सा हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या वो प्रबोध है, प्रवीण है, प्रज्ञा है या पारंगत है? तो सबसे शुरुआत वाला क्या है? सबसे एलिमेंट्री है प्रबोध, तो आंसर हो जाएगा प्रबोध। चलते हैं 26वें नंबर सवाल पर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग द प्रबोध कोर्स। जो प्रबोध कोर्स पास कर लेते हैं उनको एक मुश्त राशि में कितना अवार्ड दिया जाता है? अवार्ड और रिवार्ड में यही अंतर है। 1300, 1400, 1500 या 1600। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1600। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग द प्रवीण कोर्स। प्रवीण कोर्स पास करने के लिए एक मुश्त राशि कितनी प्रदान की जाती है? 1300, 1400, 1500 या 1600। सही उत्तर बताइएगा। वेरी गुड, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1500। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग द प्रज्ञा कोर्स। प्रज्ञा कोर्स के खत्म पास करने पर एक मुश्त जो अवार्ड की राशि है वो कितनी हो सकती है? 20, 2000, 2100, 2200 या 2400। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करिएगा। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 2400 रुपए। चलते हैं हम लोग अपने सेकंड लास्ट सवाल पे आज की वीडियो के, और वो सवाल है 29 नंबर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइज मनी गिवन अंडर द राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? क्या वो 1300, 1400, 1500 या फिर 1600? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्या होगा? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार की जो राशि है वो है 1500 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल हम लोग देख रहे हैं हाउ मेनी प्राइजेज आर गिवन अंडर द कलेक्टिव कैश रिवार्ड स्कीम अवार्ड स्कीम फॉर डूइंग ऑफिशियल वर्क इन हिंदी। हिंदी में आपराधिक कार्य करने के लिए सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो मिनी टेस्ट सीरीज में हमने राजभाषा के कुछ सवालों को रखा, कुछ अच्छे थे और कुछ अटपटे ढंग के थे। तो इस प्रकार से यह वीडियो सीरीज आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपके सवाल सब सही हो रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। फिर मैं दोहराऊंगा, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई शंका और संदेह है तो आप आरपीएफ एलडीसी पर विजिट करें या फिर आरपीएफ मॉक टेस्ट में इनरोल करके आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और उसे कितना इनहांस कर सकते हैं। तो आज के सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हमारा टेस्ट नंबर 4 था। आशा है कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक हो रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।